अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है बिल्कुल एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ साबिक यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स पार्लियामेंटेरियंस की बातें हो रही हैं, जबकि कल तक ये मामलात ऐसे नहीं थे। लेकिन आज सुबह जब पार्लियामेंट का एक हंगामा खेज इजलास हुआ जिसमें डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग देते हुए आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन भी खुद करते हुए जो कॉन्फिडेंस मोशन था या कॉन्फिडेंस मूव था उसको मुस्तरद कर दिया और उसके फौरी बाद वज़ीर आज़म ने एक एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी और जिसके बाद उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी। और उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि काबीना डिवीज़न ने प्राइम मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दिया है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज वज़ीर आज़म नहीं है और इस वक्त एक केयर टेकर सेटअप के लिए 3 नाम तजवीज़ किए जाने हैं। और इसी हवाले से सियासी जो टीम है वज़ीर आज़म की उनके साथ मशावरत जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, फवाद हुसैन चौधरी और दीगर रहनुमा और परवेज़ खटक उनके साथ मौजूद हैं और 3 नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। अब जब काबीना तहलील हो गई, असम्बलियाँ तहलील हो गई, तो अब ये नाम किसे जाएगा? यानी अब क्या वो वाकई अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ जिनको ये नाम भेजे जाएंगे? और दूसरी बात एक और बड़ी यहाँ पे अहम है कि आर्टिकल 58 की क्लास 1 और 48 की क्लास 1 के तहत जो है ये डी नोटिफिकेशन हुआ है। और पंजाब असम्बली का जो आज हंगामा खेज इजलास था जिसमें बज़ाहिर बादियुन नज़र जो देखा जा रहा है ये प्लांटेड था ये सब कुछ, क्योंकि उसमें जो हमज़ा शहबाज ने जब अपनी गुफ्तगू की तो उसने कहा कि कैमरे वहाँ पे मौजूद थे और कैमरे की आंख ने भी देखा कि इस इजलास को किस तरीके से 6 तारीख तक इसे मुअत्तल कर दिया गया, यानी 6 तारीख के बाद अब ये इजलास हो गया, एडजर्न हो गया ये इजलास। अब जो सियासी मंजरनामा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, एक तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर हमेशा बोझ रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें मदाखलत करनी पड़ती है, इंटरवीन करना पड़ता है। और आज जो पूरा तमाशा देखा गया उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने खुद ये बात आज कोर्ट रूम में कही कि हमें इस तमाम मामले का पता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने पंजाब के हवाले से एक जज्बाती अंदाज से गुफ्तगू करने की कोशिश की तो स्नब किया उनको चीफ जस्टिस ने और उन्होंने कहा कि यहाँ जज्बात से नहीं शवाहिद से बात होती है, हमें पंजाब के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। कल इस पर हम मज़ीद समात करेंगे। आज फौरी तौर पर कोशिश ये की गई कि एक स्टे मिल जाए और ये जो नल एंड वाइड हो जाए ये फैसला, और आइन की जो शिक जिसका जिक्र किया, जिसको डिप्टी स्पीकर ने जिसके तहत ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसे मुस्तरद किया, उसे बहाल कर दिया जाए। अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं या जो रुकन पार्लियामेंट हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है और वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरीके से कौमी असम्बली की भी यही सूरत हाल है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कल नाउज़ुबिल्लाह जिस चीज़ का जिक्र किया था, आज उन्हें वो कैद नहीं कर सके जो उन्होंने कल जिन अल्फाज का चुनाव किया था। आज अब समझ नहीं आ रही कि कैद कौन हुआ है, अपोजिशन हुई है या हुकूमत कैद हुई है। फवाद हुसैन चौधरी साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू किया, उसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि जी ये पहली दफ़ा देखा गया है कि असम्बली तहलील कर दी है तो अपोजिशन जो है वो नाराज़ है और हम खुश हैं। लेकिन मैं फवाद चौधरी साहब से भी पूछता हूँ कि आप क्यों खुश हैं जी? आपको किस बात की खुशी है? आपको इस बात की खुशी है कि वज़ीर आज़म को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो बकौल वज़ीर आज़म के जिसको डिनाई किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं बल्कि PM हाउस ने ये 3 तजावीज़ का कहा है कि इन तीन तजावीज़ में से एक तजवीज़ ये है, और कल प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसका बरमला इजहार भी किया कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ और नए इंतखाबात 90 डेज़ में हों। और आज उसकी बू आई हमें पार्लियामेंट के अंदर भी, उनका जो ये स्टांस था, उनकी जो ये कोशिश थी, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा एडवोकेट नज़ीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और माहिर कानून हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया। और साइमा नदीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी और मरकज़ी रहनुमा हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। साइमा नदीम साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राजा नज़ीर एडवोकेट साहब आपसे और फिर साइमा साहिबा से, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पे ज़्यादा बातें हो रही हैं और फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि जी आप आवाम में आएँ, वोट लें और टेक्निकलिटीज़ के पीछे ना छुपें,
ये बताइए कि एक मरतबा फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान का वक्त आ गया है कि इस वक्त ये पूरा जो आइन शिकनी है या आइन के मुताबिक जो भी कहें, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना है और 5 रुकनी बेंच भी बन गया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये 24 आवर्स में कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कल ही कल कोई फैसला एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या इसका बेनिफिशरी जो है, या इस डिले होने का या थोड़ा सा इस समात का जो है वो बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, आज चूँकि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया है तो इसके मेरिट्स को ज़्यादा टच नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें कि ये पीटीआई गवर्नमेंट जिस तरह कहती थी कि ये हमको सरप्राइज़ दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो अपने आप को मुंतखब हुकूमत कह रहे हों उनकी तरफ से इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरप्राइज़ और इतना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ब्लंडर मैं समझता हूँ ये बहुत हैरान कुन है, बल्कि खौफनाक है मैं समझता हूँ। ये देखें कि ये सिर्फ आज के लिए इसे ना सोचें, अगर ये अनडू ना हुआ, देखें अपोजिशन की जमातों का बेसिक ऑब्जेक्टिव मैं समझता हूं कि पूरा हो गया। वो उनकी तो असम्बलियां ख़त्म हो गई, इमरान खान चले गए, आउट हो गए सीन से, लेकिन जो वो करके गए वो इतना भयानक है कि अगर उसे अनडू ना किया गया तो ये कल आने वाली कोई भी असम्बली नहीं चल सकेगी। देखें इस जिसको मर्जी आप गद्दार कह देंगे, जिसको डिक्लेयर कर देंगे चोर कर देंगे, को तरीकाकार अडॉप्ट करें ना। देखें रेजोल्यूशन जो है ना, रेजोल्यूशन हम मुल्क मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पास करवाती हैं, हमारी बार एसोसिएशंस में रेजोल्यूशंस आती हैं। रेजोल्यूशन एक दफ़ा टेबल होने के बाद जो उसका ऑर्गेनाइजर होता है उसकी पावर नहीं होती कि उसे उसको नॉकआउट कर दे। ये तो उस हाउस का मैंडेट है कि वो बताएगा, वो उसको असर्टन करेगा कि ये पास होनी चाहिए या नहीं। उसकी मेजॉरिटी, उसकी कंसेंट, उसकी विल जो है वो देखी जाएगी। कहते हैं स्पीकर की रूलिंग को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, स्पीकर आले ना आले सर, मुझे स्पीकर जो है वो उसका फैसला हदीस बन जाता है। साहब मुझे बताएं, स्पीकर मुल्क तोड़ दे तो क्या उसकी रूलिंग मान ली जाएगी? स्पीकर क्या मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दे तो क्या उसकी रूलिंग को मान लिया जाएगा? लातदाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले, फहमीदा मिर्जा केस है, स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड नहीं किया गया। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। ये ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद दिन पहले के फैसले को लेके, हाई कोर्ट के फैसले को लेके ये चल रहे हैं और शायद इनका ख्याल है कि वो अनडू नहीं हो सकता। देखिए पहली बात है कि मैंने पहले जिस तरह कहा कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन बैसियत कानून के तालिब इल्म के ये मेरे लिए इंतहाई खौफनाक है। ठीक है, ये खतरनाक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो उसके लिए इंतहाई भयानक। ठीक है साइमा, नदीमा आपकी तरफ में आऊंगा। ये बाबर आवान साहब ने कहीं मरवा तो नहीं दिया आप लोगों को? देखिए आप पहले ये बात मुझे जरा सी समझाएं कि जब आपसे हमने इस चीज़ के ऊपर रूलिंग मांगी कि आर्टिकल 63A के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स लगती थी, वो पार्लियामेंटेरियंस जो डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए थे, जिनको डिफेक्टर्स के तौर पे लेना चाहिए था, जो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं बगैर रेजिग्नेशन के और फिर एब्सटेन करते हैं वोट से, और फिर वो पीएम की नो कॉन्फिडेंस के अंदर शामिल होते हैं, उनके ऊपर ये 63A लगता था। लेकिन उसकी भी तो ये सुप्रीम कोर्ट से आप सवाल करें ना, ये तो मामला सब जुडिस है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन उसकी समाअत भी जारी है। बिल्कुल। अब आप दूसरी जो बात कर रहे हैं, जो आप आर्टिकल नेक्स्ट आ जाता है, आपने कहा कि आर्टिकल 58 जिसके अंदर आप अगर 48 में जिसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप आर्टिकल 58 डिसॉल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली, उसकी एक्सप्लेनेशन उठा के देखें तो उसमें भी आप आपकी जो अगेंस्ट हुम नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द नोट ऑफ द कॉन्फिडेंस में असेंबली के अंदर उसको अगर वोट नहीं हुआ है, जब तक हैज नॉट बीन वोटेड अपॉन और कंटिन्यूइंग इन द ऑफिस ऑफ आफ्टर इतने हिस्से को अगर आप ले लें तो अभी वोट नहीं हुआ था, इसलिए उसकी बनती है डिसॉल्यूशन of the National Assembly on the basis
और आपका नेक्स्ट जो आर्टिकल 5 आ जाता है जो कि वफादारी के जुमरे में आता है। तो इसके अंदर आप मुझे बताएं कि क्या गलत बात है। अच्छा मुझे ये बताएं साइमा नदीम साहिबा, ये वफादारी का सर्टिफिकेट अब स्पीकर बांटेंगे, हुकूमत बांटेगी? वफादारी की जो जिस आर्टिकल 5 का जिक्र किया गया, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन अब स्पीकर कौमी असम्बली की सवाबदीद पे चला गया है? अब वो ये फैसला करेंगे कि कौन गद्दारी के जमरे में आता है या कौन आर्टिकल 5 की इस क्लास जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसके जमरे में आता है? इसी के साथ एक और क्लास भी है, उसे नहीं पढ़ा गया। ठीक है, वो उसकी क्लॉज बनती है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जब टेबल ही नहीं हो, देखिए टेबल करने के बाद उसकी वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई थी। वोटिंग होने के बाद आप उसको नहीं लागू कर सकते थे। तो बाकी जो आर्टिकल नहीं, वोटिंग से पहले आपके एजेंडा में क्या आर्टिकल 5 शामिल था? आप तक इस वक्त का एजेंडा में शामिल, आज एजेंडा की कोई कॉपी नहीं मिली, ना एजेंडा बनाया गया, लेकिन हाँ उसको उसके अंदर ये अच्छा, यानी अगर उस एजेंडा की कॉपी नहीं आई तो उसमें आप अपनी मर्जी से कोई शिक डाल देंगे? आप उसको मुस्तरद तो कर सकते हैं ना, आप उसको मुस्तरद तो कर सकते हैं ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, ऑन दिस बेसिस कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बनती ही नहीं है, बिकॉज आपने जो है वो कोलैबोरेट किया है विद अनदर, उसके साथ आपने अपनी वफादारी को बेचा। और सिर्फ बेचा, ये फैसला आप करेंगी? दूसरे लोगों को भी नहीं, ये फैसला हुकूमत वक्त करेगी, स्पीकर फैसला करेगी कि आपने अपनी वफादारी बेची। आपके पास क्या एविडेंस है कि उसमें शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई या कोई अपोजिशन का ऐसा बंदा जिसको बराह रास्त मुलविस किया गया हो और वो मुजरिम साबित हुआ हो किसी फोरम पर भी? देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी फोरम था उसके अंदर जब शुरू में ये लेटर आया था, पहली बात तो उस लेटर के अंदर 7 तारीख को ये लेटर आपका मुरासिला मिलता है जिसमें नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया गया है। अब ये कैसे हो सकता है कि जब तक वो टेबल ही नहीं हुआ, 8 मार्च को वो टेबल किया गया है, तो पहले से वो दूसरे मुल्क को कैसे मालूम? तो आप लोग पहले ही जो इसके लिए बाकायदा तौर पर जब असेंबली का इजलास बुलाया गया तो 8 तारीख के लेटर को आप लोगों ने छुपा कर क्यों रखा हुआ था? आज के दिन ही आप लोगों को ये ऑप्शन नजर आया था, तो आप पहले ही ये फैसला कर देते कि ये जो है मजाज ही नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने की ये करारदाद ही कतई तौर पर बेबुनियाद है। उसका एक प्रोसेस होता है, हमने वो प्रोसेस इख्तियार किया आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर। हमने उसको जो इदारे उससे मुंसलिक थे, हमने पहले उसके सामने पेश किया, हमने उसकी पूरी एक कमेटी बुलाई, हमने इनको भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस पे ऑब्जेक्शन लगा के आपको वापस भेज दिया था। ये बात भी शायद कल अदालत में हो। लेकिन जो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो हमारे 3 सरबराहान हैं वो भी शामिल थे, उन्होंने भी इसको खुद जो है वो पढ़ा और उसके अगर ऐसी बात ना होती तो वो उस मुल्क को बुलाकर अपना रिकॉर्ड एहतजाज का नहीं करवाते। ठीक है, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया और इसमें जिस तरीके से आइन, वैसे मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। राजा नज़ीर साहब मेरी थोड़ी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि ऐसा प्रेसिडेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा कि 8 तारीख को एक मरासला जो है वो हुकूमत को मिलता है और वो मरासला फिरता रहता है। 7 तारीख को चलें जी, 8 को तो बाद में आई है उसकी। ठीक है, और आप शायद अगर मैं गलत ना हूं तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, हुकूमत ने ये 1-2 दिन कबल उन्होंने रुजू किया जिस पर रजिस्ट्रार ने कुछ एतराजात लगा दिए थे। डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ ना कि ये जितना सिनेरियो है ना इस पे हैरान है, परेशान है, मैं तो कहता हूँ शर्मिंदा है कि ये हमारी पार्लिमान, ये जो इनके एडवाइज़र हैं इन्हें क्या बता रहे हैं। कि मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 5 जिसको ये कह रहे हैं कि जिसके तहत इन्हें किसी की लॉयल्टी पे डाउटन हो गए हैं, ये वही आर्टिकल ये कहता है कि हर कोई वफादार है अनलेस एंड अनटिल कि उसको प्रूव ना कर दिया जाए। मैं उसी की क्लास 2 उसी का पढ़ रहा हूं, गद्दार प्रूव ना कर दिया जाए। तो आपने किस जगह आपने प्रूव किया? जिस सिक्योरिटी कमेटी की आप बात करती हैं उसको हेड आपके प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। आप खुद अगर हेड उसको कर रहे हैं तो वो कोई फोरम तो ना हुआ, वो तो आप इटसेल्फ आपके पास एक अनाद है अपोजिशन के खिलाफ,
पॉलिटिकल एक विक्टिमाइजेशन आपके नहीं, उसमें माइंड सिपा सलार भी मौजूद होते हैं उसमें। सर कौमी देखिए उन्होंने सलामती कोई के- फाइंडिंग नहीं, उन्होंने कहा कि एक फॉर्मली, वो देखे ना, आपने पढ़ा, आपने तो पढ़ा है, वो पढ़ा होगा। जी जी बिल्कुल। उसके अंदर उन्होंने एक फॉर्मल जो प्रोटेस्ट होता है किसी के, कहीं से कहीं पे वो ये नहीं लिखा हुआ कि इससे साबित होता है कि अपोजिशन के लोग उससे लिंक है। देखें, अगर सपोज, मैं कहता हूं सपोज अगर उस किसी फॉरेन कंट्री ने ये सब कुछ कहा भी है, तो कोई एक लफ्ज बता दें कि अपोजिशन के लोगों से लिंक वो किस तरीके से हुई, वो बातें लिंक कैसे की, किसी फोरम ने एडजुडिकेट करके कोई अब देखें ना, इनके पास आया था अगर ये मैटर, तो आज ही स्पीकर जब अगर उसी को ही टेकअप करना था तो पार्लियामान की एक कमेटी बना देते जो कम से कम प्रेमा फशाई उसे प्रोब कर लेती। लेकिन वो डरे हुए थे, वो प्री प्लान था। आपने देखा कि अब जितना वो 2-4 मिनट वो सेशन चला, वो इस तरह लगा कि जिस तरह पहले से तय करके आए और किसने क्या बोलना है वो भी लिखा हुआ था और उसके मुताबिक सारा कुछ किया और पढ़ा है। देखें जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने एक स्पीच पढ़ी, वो जैसे स्पीच खत्म हुई तो लिखी हुई स्पीच कासम सूरी साहब ने पढ़ी। यानी कि ये सारा, अब देखें कि अगर सपोज के मैं कहता हूं कि ये भी मान लिया जाए कि स्पीकर की वहां पे पावर थी, तो यार जिन पे एलिगेशन है उनसे कोई पूछ तो लो कि आप गद्दार हो, नहीं हो, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आपने उन्हें बात ही नहीं करने दी और आपने अपना फैसला डिसाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के उधर फेंका। ये कोई तरीका है यार? ये तो वैसे अगर वही वाली बात थी, अकबर एस बाबर साहब की जो रिमार्क्स हैं, अकबर एस बाबर ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो स्क्रूटनी कमेटी के जरिए जो फैसले की वो इंतजार में बैठे हुए हैं, तो फिर तो कल अकबर एस बाबर आकर खड़े हो जाएंगे किसी स्पीकर के कान में, कहेंगे कि ये लोग जो है इन्होंने बैरूनी फंडिंग ली है तो इनको भी आप डिस्क्वालीफाई कर। क्यों कहता हूं ये बयाना क्या इनके लिए? हाँ। ये इनको खुद, और एक और बयान है कि इसमें चीज कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे गारंटी दी है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, गारंटी दी है। स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का जिम्मेदार अटॉर्नी जनरल नहीं, वो बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसका जिम्मेदार है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इसीलिए तो आज रिजाइन दे दिया। रिजाइन किया, आपने एक कमिटमेंट दी हुई है वहां पे, और कमिटमेंट क्या थी कि हम वोटिंग कराएंगे। तो आपको किसने इख्तियार दिया है? देखें, आइन का आर्टिकल आपको एम्पावर नहीं करता, जनरल लॉज आपको एम्पावर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जो रूल ऑफ प्रोसीजर है, रूल 37 है, बिजनेस रूल ऑफ प्रोसीजर एंड बिजनेस जो पार्लियामान का है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक दफा जब स्पीकर अलाउ कर देता है, देखें अगर वो टेंटेटिवली जैसे रेजोल्यूशन टेबल कर देते हैं, हाँ टेबल कर देते हैं। देखें जब रेजोल्यूशन आई थी ना, उसी वक्त इंटरटेन ही ना करते तो ये एक बात थी। इंटरटेन करने के बाद वोटिंग के लिए जब फिक्स कर दी तो स्पीकर का मैंडेट खत्म हो गया। अब वो उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी वैल्यू है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसने पास होना है, फेल होना है, रिजेक्ट होना है, वो पर उस हाउस ने फैसला करना है। जैसे वो स्पीकर का अख्तियार नहीं ठीक है। बस बहरहाल इख्तियार की जहां तक बात है, इस वक्त मेरे प्रोड्यूसर साहब के पास इख्तियार है और मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं ब्रेक ले लें। लें जी प्रोड्यूसर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू कर रहे थे असम्बली की जो इस वक्त हालत है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली में धरना दिया गया है और करबला का एक मैदान का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि जी हम पे पानी भी बंद कर दिया है, हम पे जो है वो बिजली भी बंद कर दी है, ये कैसा कानून है, ये क्या लाकानूनियत है, इस पर भी बातें हो रही हैं। साइमा नदीम साहिबा, ये बताइएगा ये जो सरप्राइज़ आज आप लोगों ने दिया है और जिस सरप्राइज़ के लिए खान साहब कह रहे थे कि ये सरप्राइज़ मैंने संभाल के रखा था, कहीं इस सरप्राइज की बड़ी प्राइस आपको ना भुगतनी पड़े, ऐसा तो नहीं होगा? जी देखिए, मैंने जैसा कि आपको बोला, अब असेंबलीज तो डिसॉल्व हो चुकी हैं, उसके लिहाज से वैसे भी अगर आप देखें तो अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो लगती है इस वक्त, जो और 15 हालांकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू, अगर आप आर्टिकल्स अगर देखें तो उसके 94 के लिहाज से उनका भी टाइम
कंटिन्यू कर सकते थे वो ऑफिस में, जब तक कि उनका सक्सेसर जो केयरटेकर का जो भी आपकी गवर्नमेंट बनती वो तैयार नहीं हो जाता। बहरहाल हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी इलेक्शन कहा था और अब अपोजिशन को हमने यही कहा था कि आप इलेक्शन की जल्द से जल्द वो, बल्कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शंस जल्द अब होने जा रही हैं 90 डेज के अंदर, विद इन पीरियड, स्टिपुलेटेड पीरियड। तो मेरे ख्याल में उनको लीगल तरीके से इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और जो खरीदो फरोख्त हो रही थी और जो छांगा मांगा लगा हुआ था, कम से कम वो तो ख़त्म हुआ ना। वो भी तो एक जो है वो जो दूसरों की मदद से बाहर की एक साजिश तहत जो हुआ वो ख़त्म हुआ, और आप एक सही मायने में, यानी बाहर की साजिश अब खत्म हो गई, उसका कोई असर नहीं होगा, ना ही इंतखाबात पे होगा। साइमा नदीम साहिबा, मैं यही क्या मैं ये सही समझा हूँ बकौल आपके कि अब वो जो बाहर की साजिश थी वो खत्म हो गई, यानी अब जो इलेक्शन होंगे वो भी शफाफ इलेक्शन होंगे। अब बाहर की मुदाखलत इसलिए कि जादू की छड़ी चल गई, अब आपने एक ऐसा जादू कर दिया कि बाहर से कुछ भी नहीं होगा, ये हम समझें? लेकिन सही तरीके से अगर इलेक्शन में आते हैं और वो इलेक्शन में आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आपकी मर्जी पे इलेक्शन हो, आपकी टाइम पे इलेक्शन हो, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन हो, जब आप चाहें इलेक्शन हो, जब चाहें असेंबलियां तहलील कर दें, ये तो बादशाहत होती है। ये तो डेमोक्रेसी में या जमहूरियत में तो नहीं होता। जमहूरियत में तो एक कंसेंसस होता है, जमहूरियत में तो अपोजिशन को भी साथ लेके चलना पड़ता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें अपोजिशन लीडर से हाथ तो नहीं मिलाते आप, लेकिन अब केयर टेकर वजीर आजम के लिए तो आप उनसे मुशावरत करेंगे। आप मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या आप इसको जमहूरियत कहते हैं कि जो आप एक अदम एतमाद लाने के लिए लोगों को उकसाएं, लोगों को खरीदें, उनको फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर आप आमादा करने के लिए पैसे की मदद लें, और वो पैसा भी कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है? क्या ये आपकी बात को मैं कैसे मान लूं? आप लोगों ने 35 पंचर बोला, वो साबित नहीं हुआ, फिर आप लोगों ने उसको सियासी बयान दे दिया, फिर अदालत उज़्मा ने आप लोगों से पूछा कि आमदन से ज्यादा असासे, आमदन कितनी पता नहीं, असासे कितने पता नहीं। तो आपकी इस बात को कि खरीदा, किसने खरीदा, कितने पैसे दिए, कहां ये पेमेंट हुई, ट्रांजैक्शन कैसे हुई, कैश में पैसा मिला, सिंध हाउस में ये पैसा दिया गया, ब्रीफ केस में पैसा दिया, किसी बोरी में पैसा दिया, 5-5 हजार के नोट थे, कुछ दस्तावेज तो सामने लाएं, कुछ सबूत तो लेकर आए। ये तो हवाई फायरिंग के ही मतरादिफ है आपकी बातें। पहली बात तो आपके जो 35 पंक्चर्स की बात है उसमें से शुरू में भी हमने इस चीज के ऊपर एतराज किया था, और 4 हल्के जो हमने खुलवाए थे वो उसका सबूत सामने आ गया था। आप लोग जीत गए थे चारों हमारे ही हक में 4 हल्के। और उसके बाद भी जब आप उसकी बात कर रहे हैं कि बकिया जगहों पे भी जो भी केसेस सामने आए आपके इलेक्शन के उसमें, वो हमारे उस वक्त भी हक में गए थे। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी अभी भी अगर आप देखना चाहें तो इस वक्त आप अवाम की पल्स को इस वक्त आप जांच सकते हैं। अवाम भी कोई इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इस बात को ना समझे, और हम जो हैं वो बेगर्स नहीं हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। क्या इस चीज को आप लेकर सारी उम्र लेकर चलना चाहते हैं कि हम एक कशकोल लेकर सारी जिंदगी जो है वो अपने अवाम को उसी कटहरे में खड़ा रखें, एक ही कैंप नहीं? बस 3.5 साल मांग लिया और ना मांगिएगा, मौका भी नहीं है मांगने का। 3.5 साल तो मांगा है। देखिए ऐसे ना कहें समीना साहबा, मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम है और मैं तो आपकी जाती तौर पे बहुत इज्जत करता हूँ। मांगा है, सऊदी अरब जाके मांगा है, गाड़ियां चला चला के मांगा है। में मांगा गया वो इन्हीं का कर्जा उतारने के लिए मांगा गया। जो कर्जा ये देकर गए थे वो कर्जा इस वक्त 3 हफ्ते की उस वक्त फॉरेन रिजर्व्स रह गए थे, जो कि हमें जरूरी था, वरना हम उस वक्त उसमें बैंकरप्सी में चले जाते। उसके लिए जरूरी था और उस कर्जे को हमने वापस अच्छा मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। इस वक्त डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर समीना मतलूब, आप हमें मतलूब हैं, आप कहाँ हैं? पार्लियामेंट में हैं, सिंध हाउस में हैं कहाँ? ये क्या कर दिया आप लोगों को, सरप्राइज दे दिया? मैं अपने लॉज में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपने लॉज में हूँ। ऐसा सरप्राइज
इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आइन तोड़ के सरप्राइज देते हुए वैसे ही इंसान को, मैं अब सख्त लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, वो मुझे जेब नहीं देता। नहीं, आपके दुख दर्द को मैं समझ सकता हूं। आपकी इस टाइम जो परेशानी है उसका मुझे एहसास है। मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं, कोई दुख नहीं है। हमें ये है, हम आइन के मुताबिक चल रहे थे, इन्होंने गैर आइनी कदम किए। दुख इनके लिए है, हमारे लिए क्या दुख? क्योंकि अगर आइन नहीं है जिस मुल्क में, वहां पे जंगल का कानून होगा, सारे काम बेहतरीन, तमाम अदारे बेहतरीन अंदाज से आइन के मुताबिक चलते हैं। कायदे आजम ने आइन पे जोर दिया था कि अगर कौमें तरक्की करती हैं तो अपने आइन के मुताबिक चलें तो तरक्की करती हैं। तो हम कौन से, अगर हम आइन की पासदारी नहीं करते और फिर 4 सालों में इनकी अपनी डिलीवरी आप लोगों ने देख ली, ये अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लोगों को तो आपने भूखा और नंगा कर दिया, और फिर आप कौन सी बातें करते हैं? अब ये देखें, आजाद अपना पॉलिसी की बातें करते हैं। तमाम ममालिक के साथ हम वो एक खड़का लगा के रखने हैं, हर किसी के साथ हमने पंगा लिया हुआ है। अब रही सही कसर अमेरिका के साथ हमने पंगा लेके उनको दागदार बना के, और हम अपना जो पॉलिटिकल गोल है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर समीना साहिबा, आपको तो खुश होना चाहिए, आपका प्राइम मिनिस्टर डट गया है, खड़ा हो गया है और वो अमेरिका को ललकार रहा है और कहता है भाई तुमने दे। आपको तो खुश हो, अभी कुछ कहें भी ना तो आप लोग फिर भी नाराज होती, कौम भी नाराज होती है। अगर बिल्कुल भी नहीं, मेरी एक बात सुने, हमें हकीकत से आंखें बिल्कुल नहीं मूंदनी चाहिए। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमें ट्रेड करनी है अपने इर्द गिर्द के हमसाए। अच्छा, ये IMF रोते हैं, वो कहाँ का है IMF? मुझे ये तो बताएं जी, वो किससे बिलोंग करता है? उसको कौन रन करता है? वो हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है, बलोची में कहते हैं कि मई वार वाह वाह तेई वार ना ना। वो अपनी बारी पे सब अच्छा, आपकी बारी पे कोई भी अच्छा नहीं। देखिए जी, जब वो एक हम मुल्क की जरूरत के लिए IMF के पास चले गए हैं, अब आप ये देखें इनके कर्जों की आप देख लें कि लेवल कितना ज्यादा है, और 10 सालों में पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून से 4 गुना ज्यादा है। अच्छा, कोई एक कॉलर भी हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें 0514102254 पे कॉल किया है, और मजहर अंसारी साहब हमसे गुफ्तगू करेंगे। जी मजहर साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो इलेक्शन कराने का इन्होंने साबिक वजीर आजम ने पेशकश की है, अपोजिशन को तो उन्होंने गद्दार करार दे दिया है। तो ये अपोजिशन को इलेक्शन में हिस्सा लेने की बजाय इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात क्यों नहीं कर रहे हैं ये? क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है कि ये गद्दार है, तो गद्दार को तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर ये इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात कायम नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि इनका ये दावा झूठ है कि अपोजिशन में गद्दार बैठे हुए हैं। मजहर, वैसे मजहर इंटरेस्टिंग बात है, बहुत शुक्रिया मजहर अंसारी, आपका सवाल पहुंच गया। जहां तक मैं समझा हूं यार, आप तो बड़े अच्छे एनालिस्ट भी हैं यार, आपने तो बड़ा अहम नुक्ता बयान कर दिया है जी। अपना साइमन नदीम, आपकी तरफ ये सवाल आता है, इन गद्दारों से आप जो है वजीर आजम का कैंडिडेट मांग रहे हैं, केयर टेकर का, यही गद्दार फिर आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर इन पर तो आर्टिकल 6 के मुकदमात दर्ज करें। सारे के सारे गद्दार हैं, इन्हीं के साथ आप इलेक्शन लड़के असम्बलियां बनाने की बातें कर रहे हैं। हमने ये कब कहा कि हम इनके साथ मिलकर असेंबलियां बनाएंगे? नहीं, इनके बगैर तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना। अंधे ने तो अपने में नहीं रेवड़ियां बांटनी ना। इंतखाबात होंगे तो तीर भी होगा, शेर भी होगा, बल्ला भी होगा, ये सारे होंगे ना। आप अकेले जो बात की है वो सब बीजेपी के साथ इनमें लड़ना है, यहाँ पे थोड़ा ही लड़ना है। अभी तो जो इनके खिलाफ खुलेंगे गद्दारी के केसेस, वो सामने आएंगे, क्योंकि उसकी बहुत सा हमारे पास ऐसे नहीं है कि हमने एविडेंस के बगैर हम जो है वो इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे। ठीक है, एविडेंस भी मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है। मैं आता हूं आपकी तरफ। साइमा साहिबा, एक और कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, अब्बास साहब है, इन्होंने हमें लाहौर से कॉल किया। जी अब्बास साहब, आपके पास फोरम है, पब्लिक फोरम, अपने जज्बात का इजहार करें। सर खुदा के लिए इस खान साहब को हमारे सार से उतार दें। उतर गए। मैं क्या कर सकता हूं?
अब्बास साहब मेरे इख्तियार में नहीं है, खान साहब उतर गए आपके सर से, डी नोटिफाई हो गए इनको आपको। ले जाए, जिधर ले जाए, मुल्क से ले जाए, इन्होंने मुल्क का खाना खराब कर दिया, घर मुंह से रोटी छीन ली इन्होंने। अच्छा चलें जी अब्बास साहब, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। सर जी अब्बास नहीं सर, साहब, ये जो पीटीआई वाले हैं ना, चाल चलन जिनका जो तरीका अपनाया हुआ है, ये सारा ही कोई चीज कानून के मुताबिक नहीं हो रही। ठीक है ठीक है। अब्बास साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया था। हमने ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर समीना मतलूब से और साइमा नदीम साहिबा, दोनों हमारे लिए बहुत ही मेरी काबिल एहतराम बहनें हैं, रुकन पार्लियामेंट रह चुकी हैं, अब तो फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली हैं, लेकिन आज भी हमारे लिए उतनी ही है काबिल एहतराम है। और दोनों से हम ये बात करेंगे कि ये अब्बास क्या जो अब्बास ने इजहार किया है लाहौर से खान साहब के लिए, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा रोटी और कपड़ा मकान का बेचारा जो है आश्रय में बैठा था, मिला इसको कुछ नहीं है। तो बात तो इसने वैसे ठीक की है, लेकिन ये कह देना कि खान साहब को भेज दें, भाई हम नहीं भेज सकते, ये आप लोगों ने भेजना है या वापस बुलाना है। ब्रेक के बाद इस पर चला बात गया करेंगे। जी, असम्बलियां टूट गई हैं और टूट गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल पे और एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तरबेला से आपने कॉल किया है जी। इसहाक, क्या कहेंगे आप? मैं तो सर यही कह रहा हूँ कि इमरान खान के साथ ही हम, और इलेक्शन दोबारा हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो चोर 30 सालों से मुल्क को खा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर इल्जामे लगा रहे थे, एक कह रहा था कि मैं नवाज शरीफ का पेड़ फाड़ के पैसा निकालूंगा, जरदारी इस तरह कह रहा था, शहबाज शरीफ कह रहा था कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं रहूंगा अगर मैंने जरदारी का पेड़ फाड़ के। इसहाक मुझे ये बताए, तो इमरान खान ने भी तो कहा था कि मैं वो एमक्यूएम को नहीं छोड़ूंगा, लंदन तक चले गए थे केस करने के लिए। वो बात बिल्कुल सही है। और जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था उसको वजीर आला मुंतखब कर दिया है। साहब मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, उससे भी गलतियां हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी फरिश्ते कहाँ से ले आए? ठीक है, सही है, से मतलब ये फिर काम कहाँ से फरिश्ते लाए? चलें ठीक है इसहाक, आपकी मर्जी है, बहुत शुक्रिया। तरबेला से हमें इसहाक ने कॉल की थी जी। डॉक्टर समीना मतलूब, ये इसहाक तो कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी, तो हो जाने देने इलेक्शन, जरूरी है शहबाज शरीफ को शेरवानी पहनानी है, उनको वजीर आजम बनाना है? नहीं, बात ये नहीं है जी। बात इस चीज की है, जो आईनी प्रोसीजर हो रहा था वो डिस्टर्ब किया गया, और फिर ये जो असेंबली तोड़ी गई ये भी गैर आईनी असेंबली टूटी। ये टूटी हुई नहीं है, सारे प्रोसीजर वहीं कायम है। ये इंशाल्लाह कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करेगी। ये लोग खुश होते हैं, बगले आज बजा रहे हैं, ये कोई अच्छा, जहाँ पे जो वो कहते हैं ना रोंदी मार के जितना किसी भी खेल चो या गेम चो, वो कोई बहादुरी नहीं होती। आप लीगली और आईनी तौर पे, जबकि हम एक आईनी अदारे के मतहत हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और हमारा मुल्क तमाम का तमाम आइन के मुताबिक चलता है, तो हम क्यों तोड़ें? हम उससे अवे क्यों हो? तो हमारे मुल्क की तरक्की का दारोमदार इसी पे चलता है। और बाकी रही बात, इन लोगों ने 4 सालों में कहाँ डिलीवरी की है? ये और भी ये हो सकता था, अदम इत्मीनान ना आता, इमरान खान काम करता रहता, लेकिन देखिए जी एहतसाब का नारा लगाया, उसमें भी फेल। इसके अपने बंदे झूठे मुकदमात बना बना के इसको ख्वाब दिखा दिखा के आज मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। हम लोग अदालतों से भी बरी होते चले गए और ये लोग पैसा खा के तो अपना फिस्करैत हो गए। चले खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, अभी इनकी बारी भी आ जाएगी। खैर इन्होंने भी हवा नहीं चखी है, थोड़ी सी हवा इन्हें भी लगेगी, क्योंकि हुकूमत जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको जो है वो काल कोठली की या जो सलाखों के पीछे की हवा है वो नहीं लगती है।
लेकिन ये बदकिस्मती हमारे मुल्क के अंदर ये है। और खान साहब शायद इसी डर से साइमा नदीम साहबा, एम आई राइट कि खान साहब को यही खौफ था कि अगर इनके पास कुछ दिन की भी हुकूमत चली गई तो ये तो सारे केस खोल के रख देंगे। ये तो वो जो एक खातून का जिक्र भी बार बार हो रहा है जो इस टाइम मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, उन पर कहा कि केस बना देंगे। जी जी साइमा नदीम साहबा। देखिए, मैं पहली बात है कि कौन से केसेस की बात करें, क्या ये अपने केसेस की बात कर रही हैं जो इन्होंने मुस्तकिल, ये तो देखें ये बयानिया जो पनामा का भी आया था वो हमने तो नहीं मुल्क में लेके आए थे, पनामा के तो पूरी दुनिया में नाम आए थे, उनमें से इनका नाम भी आया था, उनकी लिस्टें निकली थी, वो 445 और नाम भी थे, वो आप भूल गए। वरना इनकी इमरान खान का तो हमें ये कहती थी कि मेरे नाम पे कोई चीज नहीं है। और बाद में जो ये केसेस निकले आए, पूरा लंदन जो है वो इन्हीं की मिल्कियत निकला है। तो ये बातें, और दूसरे जो कायदे आजम की बातें कर रही हैं, ये प्लीज कायदे आजम को बीच में मत लाएं। 30 साल आपने पाकिस्तान को क्या दिया? आप मुझे बताएं, आपकी हुकूमत IMF में कितनी बार गई? फैटेफ की ग्रे लिस्ट में किसने डाला? हमने वो कह रही है एहतिसाब की बात कर रही है साइमा नदीम साहब, वो एहतिसाब की बात कर रही हैं। आप लंदन से पैसा तो लेके आते थे ना, किसने खत्म करके मुल्क हमें पकड़ा? अच्छा ये बताएं साइमा नदीम साहबा, एसिड्स रिकवरी यूनिट में कितना पैसा आपने जमा किया है? इनसे कितना पैसा आपने बरामद किया है, कौमी खजाने में जमा कराया है? हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है, एक धेला तो आपको वहां से वसूल हुआ नहीं है, और आप लोगों को एसिड रिकवरी यूनिट भी आपका खाली पड़ा है। ये डॉक्टर समीना मतलूब कह रही है कौन से पैसे, काहे के पैसे, कौन सी करप्शन? तो वो देखिए, करप्शन के भी पूरे प्रोसेस होते हैं, जो ये मतलब ये चपरासी के उनमें से मिल रहे, कौन से चपरासी होते हैं जिनके करोड़ों करोड़ों उनके जो है ना उनके रिजर्व्स में से बैंकों से पैसे निकलते हैं। ये भी तो इनकी एविडेंस ही है ना जो उनके निकल रहे हैं। आपके कहीं आपको सिर्फ इल्जाम लगाने को है ना, बाकी लगाने वाले। आप मुझे बताएं, सिंह की जरा शक्ल तो देखें जाके, कभी देखा है आपने कि क्या हाल कर दिया है आपने वहाँ का? ना आपने तालीम दी है वहाँ पे, ना आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हमने उन 3.5 सालों में भी उनको प्रोजेक्ट्स जाके दिए जबकि हमारी वहाँ हुकूमत नहीं थी। तो ये कंपैरिजंस करना छोड़ दें। हम अगर 30 साल साहिबा वो कह रही है आप झूठ बोलना बंद कर दें, आप झूठ पे झूठ बोल रही हैं साइमा नदीम साहब। अब तो एमएलए भी नहीं रही हो, ये तो हिस्ट्री बताती है, झूठ पे झूठ नहीं। 30 इयर्स से आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। लोग क्या पाकिस्तान बना के दिया है? आप क्या चाहते हैं कि इसी पाकिस्तान में अगली नस्ल भी बैठी है? चांद चढ़ा, सारा जहान देखता है, कौन सा चांद चढ़ाया आप लोगों ने? तो किसी ने भी कोई चांद नहीं चढ़ा, ना ही लोगों ने देखा। आप मेरे ख्याल में बात में आई, उसका भी मैंने बताया हमारा किया हुआ तो काम दुनिया में। बस वो मेरी एक गुजारिश है दोनों से, अपने ये हम ला सकते पैनलिस्ट से, डॉक्टर समीना साहिबा आपसे भी और साइमा नदीम साहिबा आपसे भी, पंजाब असेंबली ना बनाए, मेहरबानी करें। मेहमान हमारे और भी बैठे, मुझे तकते तकते नाराज ही ना हो जाए। राजा नजीर एडवोकेट साहब, इल्जामात की जहां तक बात की जाती है, एक और शिक है जिसे मैं भूल रहा हूं कि अगर आप किसी पर झूठा इल्जाम लगाते हैं और आप उसे साबित नहीं कर सकते और आप उसको पब्लिक के सामने उन पर कोई एलिगेशन लगाते हैं, उसे साबित नहीं करते, तो उस पर कौन सा कानून जो है वो लागू होता है? जी डॉक्टर साहब, वो तो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर चैप्टर है, डेफामेशन एक्ट मौजूद है, बहुत सारे कानून है। लेकिन मैं एक बात करता हूं कि देखें, वो 182 है कि 100 कोई 182, वो तो पुलिस का को जब आप FIR कराते हैं और वो प्रूव नहीं कर सकते तो पुलिस कार्रवाई करती है 182 की, वो थोड़ा वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन प्रैक्टिकली ये जंग जीत चुकी है। अब देखें, अपोजिशन का टारगेट क्या था कि इमरान खान जो एक ख्वाब रखे बैठे थे कि मैं 5 साल पूरे करूँगा और फिर अगले भी 5 साल में पूरे करूँगा, मुझे कोई सिस्टम से हिला नहीं सकता, वो उस टारगेट को इस रेजोल्यूशन के जरिए अचीव कर लिया गया। क्यों उस ख्वाब के पर लगे? पहले किस वजीर आजम ने 5 साल पूरे किए? अच्छा सुने एक अब जो रहेगी जो इशू ना, जो कोर्ट के सामने जो इशू चला गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, और उसका मैं ये समझता हूं कि उसका रिड्रेस होना इसलिए जरूरी है। अभी देखें, वैसे भी असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, इमरान खान आउट हो चुके हैं, प्रैक्टिकली मेरे ख्याल के मुताबिक अपोजिशन जीत चुकी है। लेकिन
ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसका रिड्रेस होना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह बिगनिंग में आपने भी बात की कि इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का जिस तरह केस है कि कल इन्हीं कोर्ट्स ने, अगर इन्हीं कोर्ट्स में वो स्क्रूटनी कमेटी की वो रिपोर्ट लेके आ जाएं और इन्हीं के खिलाफ गद्दारी का कोई मामला शुरू कर दें तो इनका इंस्टांस क्या होगा? ये इनके लिए भी भयानक है। मैं समझता हूं कि ये इनके अच्छा बीज नहीं बोया गया, सर इनके एडवाइजर्स ने इनको मरवाया है। एडवाइजर्स क्या, मैं तो समझता हूं कि खान साहब खुद ऐसी एडवाइस लेते हैं जो उन्हें पसंद हो। तो मरियम नवाज ने सही कहा कि इन्होंने खुद पर हमला कर दिया, खुदकुश। ये बिल्कुल आप आगे चल के देखेंगे कि इसके नुकसान आप देखें। मिसाल के तौर पे जो गद्दारी का ये एलिगेशन लगा रहे हैं, वो जिस तरह कॉलर देखें कौन है, अवाम है। अवाम पूछ रही है कि आप उन्हीं के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो कल अगर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे आपने इसको यूज किया है और असम्बलियां डिसॉल्व करके सिर्फ इस जिद में कि इनकी रेजोल्यूशन पे मैं ना जाऊं, वैसे बेशक असम्बलियां चली जाएं, ठीक है भाई असम्बलियों की आपको कोई परवाह नहीं कि उसकी क्या कीमत है। वो कितने अरबों रुपए लग के वो लोग अवाम के नुमाइंदे आते हैं। आपने अपनी एक जाती अना के ऊपर असम्बली को कुर्बान कर दिया और फिर आइन के इतने आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 48 है, 58 है, 95 है, 94 है, उनको बलडोज 91 है, बिल्कुल उनको आपने बलडोज कर दिया। जी जी जी। तो मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बका की जंग है, ये डेमोक्रेसी की जंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जंग है। जब तक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी, कल यही लोग रोएंगे। ठीक है साहिमा नदीम साहिबा, जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिएगा और एक सवाल फिर मैं डॉक्टर समीना से भी करूंगा। मैं एक फॉरेन फंडिंग के ऊपर इनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी कि आप अपने जो आपने इन पार्टीज के भी खोलिए। हमने अपनी पूरी मनी ट्रेल्स दी है, उसमें से 100% के अंदर से हमारा 98% हम उसकी रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। जो बाकी 2% रह गया वो भी दे देंगे। जो लाइन आपने ली है, जो लाइन आपने मैडम जो लाइन आपने सेट की है, कल पूरी जिंदगी रोते रहेंगे इस पे। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, आइन को फॉलो करें, वरना कल पूरी जिंदगी आगे सारे टेन्योर आप रोते रहेंगे। और डेफेमेशन की जो आप बात कर रहे हैं, हमने इतना बड़ा इल्जाम हम तो खुद इसका लेके आ रहे थे लॉ, जिसको आप लोगों ने लॉ लगाने नहीं दिया। अगर वो लॉ हम लगा चुके होते तो आप ही क्या कहने कि आप लोग ने ही उसको आपकी मर्जी से तो लॉ ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पे डॉक्टर समीना मतलूब चाहूंगा कि गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा। मुझे तो आज जो है अपने स्टूडियो पंजाब असेंबली कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा बताएं क्या मतलब है आपको? नहीं, हमें तो अपना आइन ही प्यारा है जी। हम कहते हैं कि तमाम काम आईनी तरीके कार से चले। सही। जो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए वही बेहतरीन है। मतलब वजीर आजम बना दें उनको, शहबाज शरीफ साहब को, बस आपकी यही ख्वाहिश है? देखिए जी, आइन के मुताबिक अगर हम जीत गए हैं तो बनना चाहिए। ठीक है। आप कैसे किसी की जीत को रोंदी मार के तो हार में बदल सकते हैं, गैर आईनी तौर पे कदम उठा के बदल सकते हैं। आप ये जंग हम जीत चुके हैं, ये हार चुके हैं, ये अलग बात है कि ये मैं ना मानूं, ये मानने वाले नहीं है, ये झूठ पे झूठ मोड़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। को ये सदाकत की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। साहिमा नदीम साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। राजा नजीर एडवोकेट साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बचपन में जब हम पतंगे उड़ाया करते थे तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से ये जो सूरत हाल है सियासी मंजरनामा, तो हमारी जो बड़ी पतंग होती थी, जो उस वक्त हम 40-50 रुपए की खरीदा करते थे, बड़ी हैवी पतंग होती थी, तो बीच में कोई एक छोटा सा 2-3 रुपए वाला पतंगबाज जो है वो आकर एक खिंच मार देता था। वो जो पतंग उड़ाते हैं उन्हें पता होता है। तो इस वक्त नून लीग के साथ ऐसा ही हुआ है कि बिल्कुल इनके हाथ में बड़ी पतंग थी और इमरान खान साहब ने आके खिंच मार के इनको काट दिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।